आज की कहानी पैरोल से जुड़ी हुई है। पैरोल यानी कि एक कैदी के अच्छे आचरण और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ मानवीय आधार पर दिए जाने वाले थोड़े समय के लिए जेल से बाहर रहने की छूट होती है। जैसे कि किसी कैदी के नज़दीकी की मृत्यु हो जाए या फिर किसी आवश्यक कार्य, शादी विवाह में उसे सम्मिलित होना हो तो वह कोर्ट में अर्जी देकर कुछ समय के लिए जेल से बाहर रहने की छूट मांग सकता है। यह सब कैदी के व्यवहार के आधार पर ही निर्भर करता है। यदि कैदी खूंखार हो या समाज के लिए खतरा हो तो ये नहीं भी मिलता है। मतलब साफ है कि कोर्ट का ही अंतिम फैसला पर यह निर्भर है और जिसे पैरोल मिलती है उसको तय समय में वापस जेल लौटना भी पड़ता है। आज की कहानी का मुख्य बिंदु ये पैरोल ही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। यदि आपको ऐसी कहानी पसंद है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट जानकारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। बात 2014 की है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। इसी भोपाल में एक शख्स रहता था, राजेश परमार। इसका साल 2014 में किसी से झगड़ा होता है और उस झगड़े में राजेश परमार उस शख्स की जान ले लेता है। पुलिस राजेश को पकड़ लेती है और 2014 में जेल भेज देती है। तब से ही वह जेल में था। इसके बाद मुकदमा चलता है और फिर 2016 में, मतलब गिरफ्तारी के 2 साल के बाद, निचली अदालत अपना फैसला सुनाती है और राजेश को उम्र कैद की सज़ा दे देती है। 2014 से वह जेल में बंद था। अब इसके बाद 2 मौका थे उसके पास उस फैसले को चुनौती देने के लिए, एक हाई कोर्ट में और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में। अब इस लोअर कोर्ट के फैसले को राजेश ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन उसका अभी फैसला नहीं आया था। इस दौरान वो करीब 5 साल जेल में रह चुका था, भोपाल सेंट्रल जेल में। अब 2019 का साल आ गया। 2019 में 5 साल उसको जेल में रहते हुए हो गए। इसी 2019 के 15 जून को अचानक पता चलता है कि राजेश के पिता की मौत हो गई है। राजेश की मां का निधन पहले ही हो चुका था। परिवार में एक बाप था तो उसकी भी मौत हो गई। अब कोई भाई और बाकी कोई और रिश्तेदार थे नहीं। तो अब अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार के लिए राजेश को बाहर आना था। उसने पैरोल की दरखास्त लगाई। अदालत ने सारी चीज़ों को देखते हुए उसे 14 दिनों के पैरोल पर छोड़ने का फैसला किया। 15 जून को पिता की मौत हुई थी। 16 जून को राजेश बाहर आ गया पैरोल पर। अब यह था कि 29 जून को उसे वापस शाम 5 बजे तक जेल पहुंच जाना है। 29 जून की शाम 5 बजे तक के लिए राजेश बाहर आता है। अपने पिता की सारी जो अंतिम रस्में थी वह उसे पूरी करता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 14 दिन कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। आखिरकार 29 जून की तारीख नज़दीक आ जाती है। अब 29 जून शाम 5 बजे राजेश को भोपाल सेंट्रल जेल पहुंचना है वापस। अब वह सरेंडर करेगा और अपनी सज़ा को आगे भी जारी रखेगा। 14 दिन की पैरोल की मियाद खत्म हो रही थी। चूँकि राजेश भोपाल में ही रहता था और जेल भी उसी शहर में है, ज़्यादा दूरी नहीं है, 1 घंटे का रास्ता था उसके घर से। 29 जून की सुबह होती है, लेकिन यह सुबह अजीब थी। जिस जगह पर, जिस इलाके में राजेश रहता था, सुबह सुबह लोगों ने, पड़ोसियों ने देखा कि बिल्कुल 5 बजे के आसपास राजेश के घर से धुआं और शोले उठ रहे हैं। किसी ने फ़ौरन फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। बाकी लोगों ने भी मदद की। उस घर में राजेश अकेला रहता था। थोड़ी देर के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इसके बाद जब अंदर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तब तक लोकल पुलिस भी आ गई थी। जब टीम अंदर गई तो उन्हें एक बुरी तरह से जली हुई लाश मिली उस घर के अंदर में। चूँकि वहाँ सिर्फ राजेश रहता था तो पड़ोसियों को यह लगा कि राजेश ही है,
लेकिन अभी यह था कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। बाकी कोई सुराग और सबूत नहीं थे कि जो ये कह सके कि ये राजेश का ही शव है। लेकिन अब घर में कोई और रहता नहीं था, तो यह मानकर चला गया कि राजेश ही है। लेकिन अभी भी शक कायम था अपनी जगह पर कि ये मरने वाला राजेश है या नहीं। पुलिस आ चुकी थी। चूँकि जलकर मौत हुई थी, यह हादसा था, तो लोकल पुलिस ने जांच शुरू की। घर की तलाशी ली। घर के सिर्फ एक कमरे में आग लगी थी, बाकी सारी जगह ठीक थी। पुलिस ने जब तलाशी ली तो लाश जिस कमरे में थी, उस कमरे के साथ वाले कमरे में एक पन्ने का सुसाइड नोट मिला। उस सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरी पैरोल जो अब ख़त्म हो रही है और अब मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। जेल की ज़िंदगी बड़ी तकलीफ देह है। माँ पहले ही मर चुकी है। पिता की भी अब मौत हो गई है। पिता की मौत से मैं टूट चुका हूँ और अब तो मेरे पास कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है कि जो मुझे फ्यूचर में आगे चलकर कभी पैरोल दिला सके, क्योंकि माँ बाप दोनों गुजर चुके हैं। तो अब किसके नाम पर मुझे पैरोल मिलेगा? और कोई करीबी रिश्तेदार है ही नहीं, तो अब पैरोल मिलना मुश्किल है। बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। पिता मर चुके हैं, मेरी ज़िंदगी बेकार है, इसलिए मैं जान दे रहा हूँ। मेरी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। अब जब ये सुसाइड नोट मिला, तब पुलिस को यकीन हो गया कि मरने वाला राजेश है। इसके बाद हैंडराइटिंग मिलाई गई। चूँकि जेल में और उसके घर के बाकी चीज़ों में उनकी हैंडराइटिंग थी, उनसे मिलान किया गया। एक्सपर्ट्स ने बताया कि दोनों हैंडराइटिंग एक है। सुसाइड नोट भी राजेश के ही हाथ का लिखा हुआ था। अब लोकल पुलिस को जेल में इन्फॉर्म करना था, क्योंकि लोकल पुलिस को ही मालूम था कि इसको 29 जून को वापस जाना है। तो लोकल पुलिस ने सुसाइड नोट मिलने के बाद भोपाल सेंट्रल जेल को खबर भेजी। खबर यह थी कि उनका कैदी, जिसको 29 जून की शाम 5 बजे तक वापस लौटना था, पैरोल ख़त्म होने की 14 दिन की मियाद के बाद लौटना था, उसने खुदकुशी कर ली। उसकी लाश मिल गई है और सुसाइड नोट मिला है। अब इधर जेल वाले शाम 5 बजे तक इंतज़ार कर रहे थे कि जिस कैदी का पैरोल ख़त्म हो गया है वह अब आ जाएगा। लेकिन इसी दौरान पुलिस के कारिंदे आते हैं और यह खबर देते हैं। अब जेलर को भी लगा कि चलो, एक कैदी, अब उसकी मौत हो गई है, ऐसी सूरत में कानून यही कहता है कि केस क्लोज करो। जेल अपनी इस कवायद में जुट गई। इस बीच में अब चूंकि लाश जल चुकी थी, हादसे में मौत हुई थी, खुदकुशी का खत मिला था, तो पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2 दिन बीत गए। मामला बड़ा आसान था, सिंपल था कि एक सुसाइड का मामला है, हैंडराइटिंग भी मैच कर रहा है। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट लोकल पुलिस के इंचार्ज के पास पहुंची और उसने पढ़ा तो उसका दिमाग घूम गया। उसने कहा, यह क्या लिखा है? फिर उसने अपने सीनियर अफसरों को बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोटना लिखा हुआ था, जबकि उसमें लिखा होना चाहिए था कि मौत की वजह जलने से हुई है। यह नहीं, बल्कि लिखा हुआ था कि मौत की असली वजह गला घोटना है। उसके बाद वो जला है। अब पुलिस के सामने दिक्कत यह थी कि एक शख्स जो सुसाइड कर रहा है, जिसके हाथ से सुसाइड नोट लिखा हुआ है, हैंडराइटिंग मैच कर गई है, जो खुद मरने जा रहा है, उसे किसी और को मारने की ज़रूरत क्या है? क्यों मारेगा? अब मामला यहाँ उलझ गया कि एक सुसाइड नोट भी है, हैंडराइटिंग भी मैच है, दूसरी तरफ गला घोटकर कत्ल की बात आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो होगी। डॉक्टर से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, मौत की वजह ये गला घोटना है, जलने से इसकी मौत नहीं हुई। अब उस इलाके के कप्तान एसएसपी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि यह मामला टेढ़ा है। तो उन्होंने फिर से कहा कि जो भी सीन ऑफ क्राइम की तस्वीरें ली गई थी वो सारी ला करके दो। जब बॉडी मिली थी उसके बाद लाश उठाया गया था
और पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। सारी की सारी एक एक तस्वीरें एसएसपी ने बहुत बारीकी से देखना शुरू किया। तभी एक तस्वीर पर जाकर उनकी नज़र अटक गई। इससे पहले भी सभी पुलिस वालों ने तस्वीर देखा था, लेकिन अभी उस तस्वीर में जो कुछ दिखाई दे रहा था वह हैरान करने वाला था। दरअसल तस्वीर में जो लाश के पैर हैं वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे। यह बात बड़ी अजीब थी। आमतौर पर जब कोई सुसाइड करता है या इस तरीके की दर्दनाक मौत को गले लगाता है जैसे आग में जलकर, तो फिर वह तड़पता है, छटपटाता है, और ऐसी सूरत में उसके हाथ पैर सब अलग होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पैरों को बांधा गया है। रस्सी नहीं है, लेकिन दोनों पैर चिपके हुए हैं। उन्हें यह बात बड़ी अजीब लगी। इसके बाद उन्होंने बाकी तस्वीरें देखी तो एक और भी बात अजीब लगी कि अगर आग लगाकर खुदकुशी की गई हो तो आग जलने के बाद आपके कंट्रोल में तो होता नहीं है। आग की लपट, आग के शोले अपने हिसाब से अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से फैलते हैं। लेकिन यहाँ कहानी यह थी कि मरने वाले के सिर्फ कमर के ऊपर के हिस्से ही जले थे, और कमर के ऊपर भी खास तौर पर चेहरा में यह कैसे आग लगी थी जो एक खास दिशा में ही जल रही थी। यह बात बड़ी अजीब लगी। अब यहीं से पुलिस को शक होना शुरू हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सही है। इसके बाद पुलिस ने राजेश परमार की पूरी कुंडली निकाली। ऐसी कोई बात पता नहीं चली। जेल से पता किया तो पता चला कि जेल में भी वो ठीक ठाक था। उसका आचरण बहुत अच्छा था और इसी वजह से उसके पिता की मौत के बाद उसे पैरोल पर बाहर आने के लिए भी दिया गया। पुलिस ने कहा कि उसके मोबाइल के कॉल डिटेल को ही खंगालते हैं। तो पता चला जेल से आने के बाद उसने एक नंबर लिया था और वो नंबर एक्टिव था, लेकिन उस नंबर से कुछ खास नहीं मिला क्योंकि वो भोपाल में एक्टिव था। लेकिन 29 जून से वो नंबर बंद था, तो फ़ोन में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली थी। लेकिन उस फ़ोन को चूँकि जब 15 जून को जेल से बाहर आया था तब से लेकर 29 जून तक उसके बाकी कॉल डिटेल निकाले तो उसमें भी कोई ऐसी जानने वाली चीज़ नहीं मिली। हाँ, एक नंबर मिला और पुलिस को लगा कि इस नंबर पर सबसे ज़्यादा बार बात की है। कई बार होता है कि हम आप कोई भी एक दो नंबर ऐसा होता है जिससे ज़्यादा बार बात करते हैं, चाहे अपनी फैमिली में हो, अपने दोस्तों में हो, या बॉस से या कलीग से हो। उसमें भी कोई अटपटा ऐसी चीज़ नहीं होती है। तो पुलिस ने फिर तुक्का मारा। 14 दिन में वो कितनी बात करेगा, और ये भी नहीं कि एक दिन में 50-50 बार एक ही शख्स को कॉल कर रहा है। लेकिन ये है कि एक दिन में अगर उसने 3-4 बार बात की हो और बाकी से एक बार बात की हो, तो फिर जिससे वो दिन भर में बहुत ज़्यादा बार बात किया है तो उसी को टारगेट करते हैं। फिर पुलिस ने कहा कि चलो जिससे यह बहुत बार बात किया है ये शख्स कौन है उसी से जानकारी लेते हैं। तो उस नंबर को जब टटोला गया तो पता चला कि इस नंबर का जो मालिक है उसका नाम निहाल है। अब निहाल के बारे में जब कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि निहाल इसी राजेश परमार के घर में कभी किराए के तौर पर रहता था, लेकिन कुछ महीने पहले उसने यह घर छोड़ दिया और वो दूसरी जगह चला गया। फिर जब उसके लोकेशन को टटोला गया तो पता चला कि निहाल का लोकेशन गुजरात है। पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंचती है क्योंकि उसके पास कोई क्लू तो है नहीं। निहाल जहां पर काम करता था वहां वह आसानी से मिल गया। पुलिस को देख के वो चौंका भी नहीं। पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारी राजेश से लगातार बात हो रही है? तो उसने कहा हाँ, चूँकि मैं उनका किराएदार रहा हूँ और वो जब जेल से बाहर आया तो मुझसे बातचीत की, उससे मिला, परेशान था। वो पैरोल के बाद कह रहा था कि फिर से जेल जाना पड़ेगा, जेल की ज़िंदगी बड़ी बुरी है। तो यह सारी चीज़ें थी। पुलिस ने फिर निहाल से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की और उसको अपने साथ भोपाल ले आई। जब भोपाल लेकर के आई तब निहाल तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जब
राजेश जेल से बाहर आया तब तक ठीक था। करीब 25-26 जून की बात है। अब उसकी जेल वापसी में 2-3 दिन बचे थे। वो बहुत परेशान रहने लगा। फिर एक दिन उसने उससे बोला कि यार, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ और अब पैरोल के लिए भी दरवाजे बंद हो गए हैं। अगर हाई कोर्ट भी मेरी सज़ा को बरकरार रखती है, सुप्रीम कोर्ट भी, तो फिर मैं शायद पूरी उम्र बाहर की दुनिया ना देख पाऊँ। तो मैं बड़ा डर रहा हूँ। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ। ऐसा क्या करूँ कि जेल जाना ना पड़े। फिर उसने कहा कि उसे एक आइडिया आया है। मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ, उसमें तुम मेरी मदद करो। तो उसने कहा, क्या कर सकते हैं? तब ये एक प्लान बनाता है। अगर कानून की नज़र में वह मर जाए तो केस क्लोज हो जाएगा, लेकिन उसके मरने के लिए कानून की नज़र में मरना ज़रूरी है। और कोई सचमुच का मरे तभी लोग मानेंगे। निहाल ने कहा कि वह यह बात सुनकर बहुत घबरा गया। उसने कहा, नहीं, मैं किसी कत्ल में शामिल नहीं होना चाहता हूँ। फिर उसने 1 लाख रुपये का लालच दिया और 1 लाख में आधे पैसे उसने तुरंत निहाल को दे दिए। पैसे देकर निहाल की नीयत डोल गई। वो तैयार हो गया। इसके बाद 28 जून की वो आखिरी रात थी। 29 जून की शाम 5 बजे तक उसे जेल पहुंचना था। 28 जून को निहाल और राजेश ये दोनों भोपाल में शाम को ही निकलते हैं, एक ऐसे शख्स की तलाश में जिसकी कदकाठी, वजन राजेश से मिलती जुलती हो। इधर भटकते भटकते एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। उस पेट्रोल पंप में एक नौजवान था। उसका नाम राजू था। राजू बिहार का रहने वाला था। एमपी में काम करता था। पेट्रोल पंप में जब राजेश की उससे मुलाकात हुई तो राजेश अंदर ही अंदर खुश हो गया, क्योंकि उसकी कदकाठी राजेश के बराबर थी और यही उसका शिकार था। उन लोगों ने उससे बातचीत करनी शुरू की और थोड़ी ही देर में दोस्ती कर ली। दोस्ती करने के बाद में निहाल और राजेश ने नई दोस्ती के नाम पार्टी देने के लिए ऑफ़र किया और इसके बाद राजेश राजू को अपने साथ घर ले आया। साथ में निहाल भी था। वहाँ जाकर इन तीनों ने मिलकर शराब पी और जानबूझकर राजू को बहुत ज़्यादा शराब पिलाई। जब वह नशे में हो गया, अपना आपा खो चुका था, होश खो बैठा था, तब राजेश ने गला घोंटकर उसकी जान ले ली। गला घोंटने के बाद रात को वहीं पर रहा। इसके बाद सुबह होने से पहले करीब 4-4:30 बजे के आसपास उसने एक कमरे के अंदर खुली जगह में राजू को, बल्कि उसकी लाश को सुला दिया और उसके ऊपर बहुत सारी किताबें रखी, अखबार रखा और फिर मोटरसाइकिल से पेट्रोल लेकर के आया और वह सारी चीज़ें डालकर वो उसे आग लगा देता है। कमर के ऊपर का हिस्सा और चेहरा खास तौर पर जल जाए, इस चीज़ को उसने ध्यान में रखा था ताकि शिनाख्त ना हो सके। और जैसे ही आग लगी, आग की लपेटें उठी, चुपचाप से वो घर से बाहर निकल गया और बाहर निकलने के बाद वहाँ से खिसक गया। जब ये सारी कहानी निहाल ने बताई तो अब सवाल था कि राजेश कहाँ है। तब निहाल ने कहा कि मुझे सच में नहीं मालूम कि वो कहाँ है, लेकिन वो कह रहा था कि मैं साउथ इंडिया की तरफ कहीं जाऊंगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पकड़ा जाऊंगा। अब साउथ इंडिया में कहाँ है निहाल को नहीं मालूम। पुलिस को भी यकीन हो गया कि निहाल सच में नहीं जानता है कि राजेश अभी कहाँ है। अब कैसे ढूंढा जाए साउथ में, किस शहर में है, किस स्टेट में है, यह भी नहीं पता। तभी निहाल ने बताया कि जाने से पहले, यानी कि जब कत्ल हुआ था, तो उसने यह कह दिया था कि तुम अपना अलग जाओ, मैं अलग जाऊंगा। दोनों कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, लेकिन एक पुराना सिम कार्ड दोनों ने एक्सचेंज किया था। निहाल का एक पुराना सिम कार्ड राजेश ने अपने पास रख लिया था और बोला था कि मैं जहाँ भी रहूँगा तुमको कांटेक्ट करूँगा और इस पुराने सिम कार्ड से फ़ोन करूँगा तो तुम पहचान जाओगे। उसने कहा ठीक है। तो पुलिस ने पूछा कि जब से वह गया है क्या तुमको कांटेक्ट किया है?
निहाल ने कहा, नहीं, अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। अब पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे पता भी नहीं था कि वो है कहाँ। पुलिस इंतज़ार करती रही कि निहाल के पास फ़ोन आएगा। इंतज़ार लंबा था, लेकिन एक रोज़ आया। अचानक पुलिस की कस्टडी में निहाल बैठा हुआ था कि फ़ोन की घंटी बजती है। सामने राजेश था। उसने पूछा कि वहाँ पर क्या हाल है, किसी को शक तो नहीं हुआ? पुलिस ढूंढते हुए तो कहीं नहीं आई थी? इस पर निहाल उससे कहा कि नहीं, किसी को पता नहीं चला। इस पर राजेश कहता है कि अब मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। इस पर निहाल कहता है, लगता तो ऐसा ही है। फिर निहाल उससे पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो? तो उसने कहा कि मैं चेन्नई में हूँ। यह सुनते ही निहाल उससे कहता है कि अगर तुम चेन्नई में हो और तुम्हें किसी चीज़ की मदद चाहिए तो मुझसे कहना। मेरे कुछ दोस्त चेन्नई में रहते हैं, क्योंकि पुलिस ने उसको पहले ही समझा रखा था कि यदि उसका फ़ोन आता है तो तुम अपने दोस्त के बारे में उसे ज़रूर से बतलाना, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो चेन्नई में मदद करने की ऑफ़र करना। तो इधर सुनने के बाद राजेश ने कहा, ठीक है, जैसे ही होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, और फ़ोन कट जाता है। अब पुलिस को यह पता चल गया कि राजेश चेन्नई में है। तब पुलिस ने पासा फेंका और निहाल के जरिए आनन फानन में एक पुलिस की टीम भोपाल से चेन्नई पहुंचती है। चेन्नई जाने के बाद में उसने अपने लेवल पर लोकल पुलिस से मिलकर राजेश को ढूंढने की कोशिश की। इस बीच एमपी में भी लगातार उनकी नज़र है कि दोबारा से कॉल आए, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया था। अभी कुछ ही दिन बीता था कि निहाल के पास राजेश का फ़ोन आता है। राजेश उससे कहता है कि मुझे कुछ मदद चाहिए। तो निहाल उससे कहता है कि ठीक है, इस इलाके में मेरे दोस्त रहते हैं। वे लोग साउथ इंडियन नहीं हैं, चेन्नई के रहने वाले भी नहीं हैं। तुम उनके पास चले जाओ, इस जगह पर जाना, इस टाइम पर जाना, और टाइम और लोकेशन सब कुछ वह बतला देता है और कहता है कि वे लोग तुम्हारी फाइनेंशियली मदद कर देंगे। यह बात चेन्नई पुलिस टीम को पता चली। उनमें से 2 पुलिस वाले बाकायदा धोती और वहाँ के जो वेशभूषा है, कपड़े पहन करके साउथ इंडियन बन जाते हैं। अब इधर दोनों पुलिस वालों को चेन्नई के वह सारे कपड़े और सारा लुक दिया गया था ताकि राजेश को पता ना चल सके, किसी भी तरह से भनक ना लगे कि कोई एमपी से या नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति यहाँ पर आया है। तय वक्त पर राजेश पहुँचता है उन दोनों के पास मदद मांगने के लिए, यह जाने बगैर कि वो दोनों पुलिस वाले हैं। जैसे ही पुलिस वाले कंफर्म करते हैं कि यह राजेश ही है, दोनों उसे दबोच लेते हैं। बाकी पुलिस की टीम आसपास थी, वह भी आती है और इस तरीके से राजेश परमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उसे भोपाल लाया जाता है और फिर उससे पूछताछ होती है। वह अपना जुर्म कबूल करता है। वह कहता है कि 5 साल तक जेल में रहा। जेल की ज़िंदगी ने उसे तोड़कर रख दिया था। माँ थी तो माँ के नाम पर उसे पैरोल मिल गई। अब जब उसके पिता की मौत हुई तब भी उसे पैरोल मिल गया, लेकिन उसके ख़ानदान में अब कोई नहीं बचा था जो करीबी था, जिसकी वजह से उसे पैरोल मिलती। जमानत का हक तो ऑलरेडी वह खो चुका था। ऐसी सूरत में जेल से बाहर वह नहीं आ पाता, इसलिए यह ज़रूरी था कि 14 दिन की जो पैरोल मिली थी उसी बीच में कुछ ऐसा करे कि वह दोबारा जेल ना जाए। इसलिए अपने आप को मुर्दा करार देता है ताकि उसका केस हमेशा के लिए बंद हो जाए। इसलिए उसने ये साजिश रची जेल नहीं जाने के लिए, और वो काम कर दिया जिस काम के लिए उसे पहले से एक उम्र कैद की सज़ा मिली थी। अब एक और कत्ल उसके सिर पर है। पिता रहे नहीं, इसलिए अब पैरोल की भी कोई गुंजाइश नहीं थी, जबकि उसने यह जुर्म पैरोल पे रहते हुए किया था। इसलिए हो सकता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उसे कोई रियायत ना दे। तो मानकर चलिए कि शायद अब उसने पैरोल का भी हक खो दिया है, और जब तक वो ज़िंदा रहेगा तब तक वो सलाखों के पीछे ही रहेगा। तो ये कहानी
पैरोल पर आधारित थी राजेश परमार की। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बतलाइए। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।